तो अब हम बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में, मतलब कि अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में। यहाँ पे हमने जो भी कॉन्टिन्यूसली बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्रियों को हमने यहाँ पे बात करी है, सिलेक्शन किया है। तो अब उनकी एंट्रियाँ हम कैसे डिज़ाइन करेंगे या आप ये कह सकते हैं हम कैसे बनाएंगे मैनुअली, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले ये जो गोल्डन रूल आपको दिख रहा है, ये गोल्डन रूल्स आपको याद होना चाहिए, जो हमने डिस्कशन करके आए हैं हम कि पर्सनल रूल्स कैसे काम करता है, रियल रूल्स कैसे काम करता है एंड नॉमिनल रूल्स कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन बताया है और उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे सेट किया है। मान लेते हैं आपके बिजनेस में आपने कोई भी परचेस किया है। अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे परचेस का मतलब है आपने, जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पर आइसक्रीम अगर खरीदी है, जिसका आइसक्रीम को खरीद कर आप बेचेंगे तो वो आपकी परचेस हो गई है, मतलब कि आपने गुड्स खरीदा है। तो अगर आपने गुड्स खरीदा है तो उस कंडीशन में आपका गुड्स 10,000 रुपये का है। तो जरा आप देखिए कि इसकी एंट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप अपने ऊपर ये देखिए कि अगर ये आपका बिजनेस है तो इस बिजनेस के अंदर आपके पास गुड्स आएगा, याद रखिए गुड्स आपके पास आएगा और कैश आपके पास से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने गुड्स हमारे बिजनेस में आइसक्रीम खरीदी है, उस गुड्स को हमने बोला कि जब भी हम उसको खरीदेंगे तो वर्ड यूज करेंगे परचेज और कैश हमारा अकाउंट है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के नेचर को पहले समझना है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, परचेज जो होता है वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट करता है क्योंकि वो एक्सपेंसेस होता है, और जो कैश है जिसको आप टच कर सकते हो वो रियल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको परचेज पर समझ में आ गया, कैश समझ में आ गया, उसके बाद आपने नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट को भी ग्रिप कर लिया। तो अब इस कंडीशन में जो भी एंट्री क्रिएट होगी, याद रखिएगा जो भी एंट्री बनेगी वो एंट्री इन दोनों अकाउंटों के माध्यम से बनेगी। तो यहाँ पे आपने अगर परचेज किया है तो व्हाट्स कम, आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक एक्सपेंसेस है जो कि डेबिट में होगा, और एंट्री के लिए सबसे पहले एक्सपेंसेस, सबसे पहले जो एक्सपेंसेस है उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज भी डेबिट। तो हमारी जो एंट्री बनने चाहिए वो बनेगी परचेज अकाउंट DR, और हमारे पास से गया कैश, क्योंकि रूल्स कहता है व्हाट्स गोज आउट, तो आपके पास से गया कैश, और यहां पे हमारे को अमाउंट मेंशन करना है 10,000, और इसके नीचे हम यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी रहे। गुड्स परचेज इन कैश। तो ये जो आप पूरा देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है जिसको हमने एंट्री में मेंशन किया है। मतलब कि जब भी आप परचेस करते हैं, उधार में अगर आप परचेस करते हैं तो क्या चेंज होगा वो हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने कैश में परचेस किया है तो किस तरीके से एंट्री बनेगी वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसी एग्जाम्पल को हम एक बार के लिए और आपको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि आपने परचेस किया लेकिन आपने कैश में नहीं किया, आपने एक पर्सन थे मिस्टर राहुल, उनसे आपने माल खरीदा। तो याद रखिए आपने ये माल किसी पर्सन से खरीदा है, आपने क्रेडिट बेसिस पे किया है, तो इसका मतलब है आपके पास से कैश नहीं गया होगा, लेकिन ये तय है कि आपके पास गुड्स आया होगा। तो उस कंडीशन के अंदर आने वाली चीज, या आप ये बोल सकते हो जो आपका एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट करते हैं। हमने बताया रियल में भी ट्रीटमेंट हो जाता है, नॉमिनल में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब उसके बाद आप कैश नहीं कर सकते क्योंकि ये उधार की एंट्री है, आपके पास से कैश नहीं गया, लेकिन आपको गिवर कौन है, आपको देने वाला कौन है, राहुल है। तो उस कंडीशन में अंदर राहुल जो होता है उसको क्रेडिट करेंगे तो एंट्री जाएगी आपकी परचेज अकाउंट DR टू राहुल अकाउंट। ये याद रखिएगा, ये जो आप एंट्री देख पा रहे हैं ये कैश की एंट्री है, और ये जो आप एंट्री देख पा रहे हैं ये उधार की एंट्री। अब एक चीज और आती होगी आपके माइंड में कि मान लीजिए आपने जो भी गुड्स खरीदा उसके लिए आपने चेक काट दिया, किसी को चेक काट दिया, तो अल्टीमेटली पेमेंट कौन करने वाला है, आपका बैंक। और बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट है। तो अगेन ये बात हो रही है कि जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर इस तीसरे केसेस के अंदर हम यहां पे मेंशन कर देते हैं तो एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट DR टू बैंक। याद रखिएगा क्योंकि आपका बैंक है, जो भी आपका बैंक होगा SBI PNB उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा।
तो इस एक ट्रांजैक्शन से हमने आपको 3 चीज़ों को बताया कि अगर आपकी एंट्री कैश में जा रही है तो आप ये एंट्री पास कर जाएंगे, अगर आपने उधार में की है किसी पर्सन फर्म से तो आप ये एंट्री पास कर देंगे, और अगर आपने उसके लिए चेक काटा है तो आप ये जो एंट्री आपको दिख रही है ये एंट्री आप पास कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये परचेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री बनाना जरूर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम इसको एक बार के लिए मिटा देते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ऑप्शंस है क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि उधार में आपने गुड्स को बेचा है। यहाँ पे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसको आपने 15,000 रुपए का गुड्स को बेचा है। जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपकी शॉप है, आपने क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है XYZ को आपने बेचा है तो XYZ जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आपके पास से गुड्स गया है। याद रखिए आपके पास से गुड्स गया है तो वो क्यों गया होगा, क्योंकि आपने सेल्स करी होगी, इसलिए आप सेल्स को पकड़ के रखेंगे। और XYZ एक फर्म है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता लग गया कि सेल्स आपके लिए एक तरीके की इनकम है और इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट बोलेंगे क्योंकि ये इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट में हम दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने जो गुड्स बेचा उसमें रिसीवर हो गया XYZ, मतलब कि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट से कहता है कि जो भी रिसीव्ड है उसको आपको DR करना है। तो हमारा XYZ जो है हमारी एंट्री के हिसाब से XYZ लिमिटेड अकाउंट DR2, क्योंकि आपने गुड्स को बेचा है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपके पास 15,000 रुपये का, यहाँ पे आप 15,000 रुपये लिख देंगे और यहाँ पे आप समझने के दृष्टिकोण से गुड सोल्ड टू XYZ लिमिटेड मेंशन कर देंगे। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। ये जो आप एंट्री बना रहे हो ये क्रेडिट बेसिस की एंट्री है, मतलब कि उधार की एंट्री है। लेकिन अगर हम आपको यही क्वेश्चन में बोल दें कि ये आपने कैश में किया है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका गुड्स तो गया है लेकिन आपके पास कैश आया होगा, और कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है कि व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट। तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स और उसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास 15,000। देखिए ये एंट्री होगी, नरेशन आप लिख देंगे गुड सोल्ड इन कैश, ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई चेक आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि ये चेक आप लगाएंगे बैंक में, तो उस कंडीशन में पाने वाला रिसीवर हो जाता है बैंक, तो ये ही एंट्री बन जाएगी आपकी। जब आपके पास चेक आ जाता है तो बैंक अकाउंट DR2 सेल्स की आप ये मान लेंगे कि आपकी जो सेल हुई है उसका अमाउंट आपने बैंक में डाल दिया। तो इस एक ट्रांजैक्शन के अनुसार हमने 3 को डिस्कशन कर लिया कि क्रेडिट सेल्स को, कैश सेल्स को और बैंक के थ्रू हमको चेक मिला है तो हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी कैश मिलता है, हमारा जो भी देनदार है, कोई भी एक देनदार है जिसने आपको कैश दिया है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जिसके लिए हम इसको एक बार के लिए इरेज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप वापस इसका एक बार एनालिसिस करते हैं। ये आपकी शॉप है, आपके पास कैश आया है तो आप एक तरफ कैश लिख देंगे और देने वाला आपका डेटर है। हम डेटर मतलब कि कोई ना कोई पर्सन होगा तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को मेंशन करेंगे, और कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल्स बोलता है कि व्हाट्स कम, जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है जिसको आप टच कर रहे हैं उसे आप डेबिट करेंगे। तो आप यहाँ पे कैश जो है कैश अकाउंट DR2 डेटर, और अमाउंट आपके पास चला जाएगा 5,000 रुपये का। बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जैसा जो चीज़ आपके पास आ रही है और जो पर्सन आपको चीज़ दे रहा है वो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। इसी के अगर हम वेरिएशन में जाएं, मान लेते हैं कि आपने एक पर्सन है मिस्टर राज, उससे आपने AC खरीदा है। ठीक है जी, AC आपने परचेस किया है। तो आप खुद देखिए आपके बिजनेस के अंदर एक असेट्स आ रही है AC जिसको आप टच कर सकते हो, और देने वाला मिस्टर राज है क्योंकि आपने कैश नहीं दिया है।
तो उस कंडीशन में AC अकाउंट DR टू मिस्टर राज आपके सामने आप इस तरीके से एंट्री मेंशन कर देंगे। AC एक रियल अकाउंट है, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, और मिस्टर राज जो है वो गिवर है, पर्सन है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी असेट्स अगर आप खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट DR टू जो भी पर्सन है, और अगर आप कैश में खरीदते हैं, मान लेते हैं हम यही को एक्सपेंशन करते हैं, और अगर हमने ये जो पूरा AC है वो हमने कैश में खरीदा है, तो देखिए इसकी एंट्री बन जाती है, क्योंकि AC आपके पास आया है और आपके पास से कैश गया है, याद रखिए। तो उस कंडीशन में जितने का भी आपका कैश AC आया है उसका अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे बच्चों। तो इस तरीके से असेट्स जब भी उधार बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे और नगद बेसिस पे आती है, या आप उसमें चेक काट देते हैं, तो अल्टीमेटली पेमेंट कौन करता है? बैंक करता है। लेकिन अगर गल्ले से देते हैं तो कैश कर देंगे, और अगर चेक काटा है तो कैश की जगह आप यहाँ पे बैंक कर देंगे। ये डिफरेंस हम साथ के साथ लेते हुए चल रहे हैं, मतलब कि 3 एग्जाम्पल से कितने वेरिएशन बन सकते हैं उसके कंसेप्ट को हमने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, यहाँ तक आपको एंट्री बनाना बेसिक से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिस्टर A जो कि खुद ओनर है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि खुद यहाँ पे ओनर है, और उन्होंने 50,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टार्ट किया है। इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मिस्टर A है और ये इनका बिजनेस है। इन्होंने पैसा इस बिजनेस में लगाया है, और वो लगाया है 50,000 रुपीज। ये जो इन्हीं का बिजनेस है, आपको पता है, हमने बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि हम अकाउंटेंट हैं, हमको इस बिजनेस की ही अकाउंटिंग करनी है। तो आप जरा देखिए कि बिजनेस के अंदर आया क्या। बिजनेस के अंदर आया है कैश, और देने वाला कौन है? ओनर। जब भी कोई ओनर अपना पैसा लगाता है तो याद कीजिए हमने बोला था कैपिटल। ये कैपिटल कोई पर्सन भी लगा सकता है, ये कैपिटल कोई फर्म भी लगा सकती है, इसीलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में मानेंगे, और कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में है, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, हमने रूल्स में पढ़ा है। तो हम इसके लिए एक एंट्री कर जाएंगे कैश अकाउंट DR2, और देने वाला जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका नाम है, यहाँ पे क्योंकि ओनर है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR2 कैपिटल एंड अमाउंट इज 50,000। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से जाएगी, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल। ये बिल्कुल आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि ये एंट्री बार बार आपको ये एंट्रियां सारी देखने को मिलती है। चलते हैं दूसरे केसेस के अंदर। आपने लोन टेकन किया है SBI से 1 लाख रुपए का, याद रखिए, तो उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपका बिजनेस है, और ये मान लेते हैं एक बैंक है, और वो भी कौन सा? SBI। SBI ने आपको कैश दिया है, ये बिल्कुल सही है, और आपको एक कैश चुकाना होगा क्योंकि एज ए लोन आपने लिया है, और जब आप लोन लेते हैं तो ये आपकी एक तरीके की लायबिलिटीज हो जाती है, और लायबिलिटीज जो होती है वो हमेशा क्रेडिट में ट्रीटमेंट करती है क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। तो उस कंडीशन के अंदर आप ये देखिए, आपके पास कैश आया, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, और यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा SBI लोन अकाउंट। इसका मतलब है कि आपने SBI से लोन लिया है, इसलिए वो क्रेडिट में रखा हुआ है, और वो आपकी एक तरीके की लायबिलिटी है। कैश आपका बढ़ गया, लेकिन वो लायबिलिटीज आपके सामने खड़ी हो गई है। जो भी लायबिलिटीज आपके सामने स्टैंड बाय करती है उसको आपको क्रेडिट में मेंशन करना पड़ेगा। अगेन रीपेमेंट 20,000 ऑफ लोन प्रिंसिपल, आपने इस लोन को मान लेते हैं, इसी लोन को आपने पे किया है, तो क्या एंट्री जाएगी वो हम देख लेते हैं। SBI लोन अकाउंट DR2 कैश, हमने लोन के अगेंस्ट, ये जो लोन आपको दिख रहा है इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री पास कर जाएंगे 20,000 की। यहाँ पे आप देखो आपके पास से कैश जा रहा है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे, और जो चीज आपने यहाँ पे एक अकाउंट में मेंशन कर दी थी उसको जब आप राइट डाउन करते हैं तो उसको रिवर्स भी ले आ सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपके लोन को SBI ले रहा है, तो यहाँ पे हमने SBI को पैसा चुका दिया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एडवांस एंट्रीज है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए।
आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे देखते हैं। आपने कोई भी असेट परचेज करी है तो उसकी एंट्री हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है और एक और बार हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक बार इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे आपने मशीनरी खरीदी है तो जरा देखिए आपके बिजनेस के अंदर मशीनरी आई है, आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट DR2 हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितने रुपए का कैश है आपके पास, 2 लाख रुपए का कैश आपके पास से जा रहा है। अगेन इसका एनालिसिस कर देते हैं। जाने वाली चीज़ क्योंकि रियल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट में आएगी, और आने वाली चीज़ डेबिट है तो इसलिए देखो व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट, व्हाट्स गोड्स ऑलवेज बी क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट DR2 कैश। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश, बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट DR2 कैश। तो सिंपल सा एक प्रोसेस हो जाता है, जो भी चीज़ आती है उसे डेबिट, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे एक और एंट्री आई है जो एडवांस लेवल की है, कि बोला जा रहा है कि जो मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हम इसको भी आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं ये टाइमलाइन है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर ईयर है। यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई भी एक कार खरीदी एज ए एसेट, इस कार की कीमत 2 लाख रुपए थी। अब 31 दिसंबर को हमारी बैलेंस शीट में हम एक असेट्स को दिखा रहे हैं और उसकी वैल्यू हम दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए। तो जरा आप मुझे ये बताइए, ये जो कार आप दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए की, ये यहाँ से और यहाँ तक में आपने इसको यूज़ किया होगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू में कमी आई होगी। तो हम तो 31 दिसंबर को भी 2 लाख रुपए दिखा रहे हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई है, गिरावट आई है, तो उसको वर्ड बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमारी फर्म या बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस हमेशा DR एज ए नॉमिनल अकाउंट ट्रीटमेंट करता है। तो उस कंडीशन में देखिए हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट DR। यहां से हमारा कोई भी कैश नहीं जा रहा है क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, और किसकी वैल्यू कम हो रही है, हमारी कार की। तो जो भी असेट्स की वैल्यू कम होती है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मान लेते हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि 10% की गिरावट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 लाख का 10% जो है उसकी गिरावट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2000 रुपये, कैलकुलेट कर लीजिए इस तरीके से, 2 लाख इंटू 10/100, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे आपका टोटल 1% नहीं है, 10% है, तो 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका कट चुका होगा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है कि हमारे खर्चों में हमने सैलरी पेड करी है। अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है और नॉमिनल अकाउंट है इसलिए उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो एंट्री जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट DR, आपके पास से कैश गया है अमाउंट 25,000। अगर यही रेंट होता तो रेंट अकाउंट DR2 कैश, कमीशन होता तो कमीशन अकाउंट DR2 कैश, बैंक से जाता तो कमीशन अकाउंट DR2 बैंक। लेकिन वहीं देखिए आपको कमीशन मिला है, मतलब कमीशन की एवज में आपके पास कैश आया है, और हम बोलते हैं आने वाली जो भी वस्तु होगी उसको हम DR करेंगे, और जो इनकम है उसको हम CR करेंगे, जिसका नाम है कमीशन रिसीव। यहाँ पे आप 5,000 मेंशन कर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट रिसिप्ट, एंट्री जाएगी कैश अकाउंट DR2 इंटरेस्ट रिसिप्ट। ऐसा भी हो सकता है ब्रोकरेज, तो कैश अकाउंट DR2 ब्रोकरेज आपको मिली है, उस तरीके से आप ये एंट्री कर जाएंगे। अगर बैंक में जाएगा तो डेबिट साइड में बैंक, अदरवाइज कैश। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने एक इंटरेस्ट चुकाया है, आपने कोई लोन ले रखा था, इंटरेस्ट अगर आप चुका रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। अगेन इंटरेस्ट अकाउंट DR2, क्योंकि आपने कैश चुकाया है, जाने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट DR 3,000 रुपये यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, क्योंकि पैसा आपके पास से गया है इसलिए आप उसको कैश मानेंगे, और इंटरेस्ट जो है वो आपका खर्चा है इसलिए उसको डेबिट में मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 टर्म दिख रही है, इसको हम अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं कि ये क्या टर्म है, किस तरीके से ये यूज़ होगी। इसके लिए एक बार के लिए हम हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम, ये 2 पार्ट हमारी बिजनेस के पार्ट हैं।
एक्सपेंसेस की दो टर्म आप याद रखिए, एक होती है आउटस्टैंडिंग और एक होती है प्रीपेड। इसी तरीके से इनकम की सेम नेचर के कारण दो टर्म होती है, एक होती है एक्रूड और एक होती है अनअर्न्ड। जरा आउटस्टैंडिंग की हम बात समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम एक टाइमलाइन बनाते हैं और अगेन समझाने के लिए 1 जनवरी आपका कैलेंडर ईयर, 31 दिसंबर आपका ये क्लोज होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक शॉप ली जिसका रेंट जो था वो था 1000 रुपीज पर मंथ। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरे के पूरे साल का आपका, अगर हम यहाँ पे बैठकर आपसे बात करें कि आपने रेंट कितना पेड किया, तो आप समझ सकते होंगे 1000 के हिसाब से आपने 12,000 रुपये रेंट पेड करना है। लेकिन किसी कारण से आपने नवंबर का और दिसंबर का रेंट नहीं दिया, तो ये बात क्लियर है कि आपका जो 2 महीने का रेंट है, मतलब कि 2 मंथ का जो रेंट है 2000 रुपीज़, वो आपने नहीं दिया। सेपरेट थिंग कि वो आप अगली बार दे देंगे, लेकिन वो जो 2000 रुपये है वो है तो आपके प्रीवियस ईयर्स का, मतलब कि इसका। तो ये जो प्रीवियस ईयर में खर्चा हुआ है वो इसी साल आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक तरीके की लायबिलिटी है, आपको उसको चुकाना है। क्योंकि आपने रेंट जो है, जब आपने रेंट पेड किया होगा एक्चुअल में, तो आपने रेंट अकाउंट ईयर टू कैश एंट्री पास करी होगी और आपके हाथ से ओनली और ओनली रेंट के नाम का 10,000 रुपये और कैश भी आपके 10,000 रुपये निकला होगा। लेकिन क्योंकि आपका रेंट तो लेकिन आपका ज़्यादा है, रेंट आपका 12,000 है, मतलब कि 2,000 अभी आपको वापस देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। आप यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करते हैं और टू आउटस्टैंडिंग रेंट आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और 2,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे पहले जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बात की थी, हम आपको बताते हैं। ये पर्सनल अकाउंट में हमने आपको 3 पर्सन बताए थे। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक हमने बताया था आर्टिफिशियल, और एक हमने बताया था आपको रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव खर्चा क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं रेंट, तो आप समझ पा रहे हैं रेंट हमारा खर्चा है, नॉमिनल है। लेकिन अगर इसके आगे हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनअर्न्ड कोई भी यहां पे एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, इस तरीके का जो भी अगर हम इसके साथ जोड़ देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड, सैलरी, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की तरह काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेंट आपका 2,000 रुपये से इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेंट आपका 10,000 रुपये दिख रहा है और यहाँ पे आपका रेंट 2,000 और हो गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के कारण आपका 2,000 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो गया है। तो इस साल का जो आपका खर्चा दिखेगा वो दिखेगा 12,000 रुपये। क्योंकि 2,000 रुपये पेंडिंग है, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में आपको यहाँ पे देख पा रहे हो 2 के साथ। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि आप जनवरी एंड फरवरी के खर्चे जो रेंट एक्सपेंसेस है उसको आप यहाँ पे कर दे, तो इसका मतलब है कि आपने 14,000 रुपीज़ पे कर दिया, लेकिन आपका बनता कितना है 12,000। इस कंडीशन में आपको एंट्री एडजस्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए ट्रीटमेंट होगा प्रीपेड। तो अब इसके लिए हम एंट्री कैसे बनाएंगे, चलिए हम देख लेते हैं। एक बार के लिए कुछ स्पेस निकाल लेते हैं इरेजर से और इसको हम एक बार के लिए रफ कर देते हैं। तो एंट्री जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेम अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट, और ये भी जाएगी आपकी 2,000 रुपीज के साथ। 2,000 रुपये के साथ ये भी आपके पास जाएगी।
इस कंडीशन के अंदर जो आपका रेंट है, जो पूरे साल 14,000 बोल रहा है, उसमें से 2,000 रुपये का रेंट एडजस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि वो आगे साल का है, तो आपके करंट का कितना आ जाएगा 12,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है और प्रीपेड आप माइनस, क्योंकि आप आगे पे, आपने जो आगे का है वो आज ही पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग में जो करंट का है वो आपने पे नहीं किया, तो इसलिए आप उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम की। इनकम को समझने के लिए एक बार के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। इनकम को हमने आपको बताया कि दो टर्म्स हम यूज करेंगे इनकम के लिए। एक होता है आपका एक्रूड और एक होता है आपका अनअर्न्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 1 जनवरी को HDPC में 1 लाख रुपए जमा कराया और इस बैंक ने आपको बोला कि हम आपको पर एनम 10% से इंटरेस्ट देंगे। आपने 31 दिसंबर को देखा कि आपका जो पासबुक है वो आपको इंटरेस्ट दिखा रही है 8,000 रुपये। जब आपने 1 लाख का 10% कैलकुलेट किया था तब आपने देखा इंटरेस्ट के नाम पे 10,000 रुपये हमको मिलेंगे, लेकिन पूरे साल में आपको 8,000 रुपये मिले। कोई भी कारण हो सकता है 2,000 रुपये आगे मिल जाए, लेकिन उस कंडीशन में आपने इस पूरे साल में ये 2,000 रुपये आपने उपार्जित कर लिए, एक्रूड कर लिए, ये आपकी इनकम बन चुकी है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका एक्रूड है इंटरेस्ट, एक्रूड टू इंटरेस्ट, और ये अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपये से। तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए एक तरीके की असेट्स है, शॉर्ट टर्म है, मतलब कि करंट असेट्स है, और इंटरेस्ट आपका 2,000 रुपये से बढ़ गया। हमें मान लेंगे आगे भी मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में हमने इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको 10,000 रुपये दिखा दिए हैं इस एंट्री के माध्यम से। इसका एक सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि आपने जैसे ही पासबुक देखी तो आपके पासबुक देखने के बाद आपको पता लगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 12,000 रुपीज़, जबकि आपको इंटरेस्ट मिलना था 10,000 रुपये, लेकिन आपके पास आ गया 12,000 रुपये। इसका मतलब है कि 2,000 रुपये आपके नेक्स्ट ईयर में जो आना था वो आपको बैंक ने पहले से दे दिया, लेकिन आपका पूरे साल का कितना होता है 12,000। तो उस कंडीशन में अर्न नाम का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने पहले से ही उसको अर्न कर लिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरेस्ट अकाउंट DR टू अनअर्न्ड, और यहाँ पे आप अमाउंट दिखाएंगे 2,000 और यहाँ भी अमाउंट दिखाएंगे आपका 2,000। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो 4 टर्म्स है ये किसी भी नॉमिनल एक्सपेंसेस या इनकम के आगे लग जाती है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाता है, और इन चारों का क्या रोल है वो आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा बोला हुआ है कि 12,000 रुपीज़ आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको आपको डायरेक्टली एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि इंश्योरेंस है तो प्रीपेड हमेशा आप समझ लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस, अमाउंट आपको मेंशन करना है 12,000। एक्रूड इनकम की अगर हम बात करेंगे तो हमारी एंट्री जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट 7,000 रुपये के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ हम बना देते हैं। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आपका खर्चा है तो यहाँ पे हम एक एंट्री पास कर देंगे सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जो भी अमाउंट होगा तो इस कंडीशन में सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी उस पर्टिकुलर ईयर में। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक एंट्री से लेकर एडजस्टेबल एंट्री के बारे में डिस्कशन किया है। इसको आपको बार बार देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट है आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जिसके अंदर हमने उधार परचेज, उधार की सेल्स, पेमेंट की, रिसिप्ट की, इन सब को हमने यहाँ पे देख लिया है।